हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आइज के यूट्यूब चैनल पे। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो एक मुद्दा न्यूज़ में रहने वाला है वो है एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन की नीड, खासकर कि भारत में। अब बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो होते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। देन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या एसोसिएटेड हैं, भारत में कितना फर्टिलाइजर जो है वो कंजम्पशन होता है, क्या चैलेंजेस हैं, फर्टिलाइजेशन किस टाइप के होते हैं। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा इसी टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट व्हाई न्यूज। सो लोकसभा के इलेक्शंस के बाद यहाँ जो बैलेंस फर्टिलाइजेशन है ये पॉलिसी गोल में रहेगा गवर्नमेंट की। यहाँ पे क्योंकि डिस्पाइट बहुत ज्यादा एफर्ट्स रहे कि फर्टिलाइजर कंजम्पशन को कर्ब किया जाए, यहाँ पे जो यूरिया का कंजम्पशन है भारत में ये बड़ा है। और अगर हम बात करेंगे तो 35.8 मिलियन टन का रिकॉर्ड ये हुआ था 2023-2024 में। और अगर हम इसको देखेंगे कि 2013 और 2014 का जो टाइम था वहां से जो ये पूरा इंक्रीज हुआ है वो 16.9% अप्रोक्स इंक्रीज हुआ है। सो ये यहाँ पे कंसर्न देता है। अब बैलेंस फर्टिलाइजर क्या होता है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। नाउ इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये सॉइल और क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं। इनका राइट रेशियो में ही यूज करना जो होगा उसी को यहाँ पे बैलेंस फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उसको करेक्ट करना, क्वालिटी इंप्रूव करना, सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करना, सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करना, इम्बैलेंस फर्टिलाइजेशन यूज को जो है उसको यहाँ पे बैलेंस करना। मोरोवर अगर हम यहाँ नीड की बात करेंगे, फार्मर्स को डिस्करेज करने के लिए ताकि वो ओवर अप्लाई ना करते जैसा भारत में होता है, केवल प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे यूरिया है या डीएपी है, डायमोनियम फॉस्फेट है या म्यूरेट ऑफ पोटाश है, तो इनका ओवर यूज ना करें। दैट इज द केस। नाउ यहाँ कुछ एसेंशियल या कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जरूरी न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये मोस्ट क्रूशियल है, लार्ज क्वांटिटीज में जरूरत होती है और इनका जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं कि वाइटल रोल होता है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनकी रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद जो आते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिबेडनम। ये जो है ये बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं लेकिन ये क्रिटिकल होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, प्लांट के लिए। नाउ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी किसे कहा जाता है, तो देखिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है सबसे पहले अप्रैल 2010 में इसको बनाया गया था और माना गया था कि ये बैलेंस फर्टिलाइजेशन जो है उसको यहाँ प्रमोट करेगी। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है ये पर केजी का जो प्राइस है उसको यहाँ फिक्स कर देती है, खासकर कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर के लिए। इनके लिए ये जो सब्सिडी है ये किसी भी फर्टिलाइजर पर थी जो कि न्यूट्रिएंट कंटेंट से रिलेटेड है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अंडरलाइन आइडिया बेसिकली था कि प्रोडक्ट इनोवेशन या इंड्यूस करना। ऑल्सो आइडिया था कि यहाँ जो फार्मर्स हैं उनको यूरिया का जो यहाँ ओवर कंजम्पशन होता है इससे थोड़ा सा दूर लेकर के जाना। डीएपी का यहाँ पे जो यूज करते हैं, डीएपी जो है, डीएपी में लगभग 14% जो है वो नाइट्रोजन होता है और 46% जो होता है वो फॉस्फोरस का यहाँ पे कंटेंट होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश की अगर मैं यहाँ बात करेंगे तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% जो होता है वो पोटेशियम होता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज ना करते हुए इसीलिए इसको लेके आया गया था। नाउ अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या चीजें रही हैं, तो इसने इनिशियली जो ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पे अचीव किया था 2009 से 2010 के बीच में और 2011-12 के बीच में। जो डीएपी का हम यूज करते थे या जो किसान एमओपी का यूज करते थे, यहां पर ये जो है ये तो डिक्लाइन किया लेकिन यहाँ पे जो एनपीकेएस जो होता है या सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो इस्तेमाल होता है ये यहाँ पे बढ़ चुका था। मोर ओवर एनबीएस जो है ये सिंपली फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे इस स्कीम के अंदर ध्यान रहे कि यूरिया को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया था, यूरिया इसमें इंक्लूडेड नहीं था। अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जब हम कंट्रोल करते हैं ये क्यूमुलेटिवली रेज किया लगभग 6.5% से पर टन। नाउ यहाँ एनबीएस के इंट्रोडक्शन के बाद और इसीलिए यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो यूरिया का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ। अब यहाँ 4R प्रिंसिपल होता है न्यूट्रिएंट स्टुअर्डशिप के लिए। राइट सोर्स होना चाहिए, राइट रेट होना चाहिए, रेशियो सही होना चाहिए, सही समय पर लगाने चाहिए और सही जगह लगानी चाहिए जहां जरूरत है वहां पे, जिस क्रॉप में जिसकी जो जरूरत है।
यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। तो बेनिफिट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करेंगे तो क्रॉप यील्ड जो है वो यहाँ इंप्रूव हो जाती है। जो ऑप्टिमल मिक्स न्यूट्रिएंट्स का होता है उससे क्रॉप यील्ड यहाँ बेटर होती है। इसके अलावा जो क्रॉप की यहाँ पे क्वालिटी होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे बेटर रेजिस्टेंट होता है पेस्ट को, डिजीज को लेकर के, अल्टीमेटली इंप्रूव हो जाती है जो क्वालिटी है हार्वेस्ट की। ये सॉइल हेल्थ को भी यहाँ पे प्रमोट करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम सिंगल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का ओवर यूज जो है ये सॉइल हेल्थ को बेकार कर सकता है, लेकिन वहीं बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज जो है ये हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम दे सकता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो बेसिकली इन चीजों का होता है उसको यहाँ पे कम किया जा सकता है। एक्सेसिव यहाँ न्यूट्रिएंट रन ऑफ, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करना, ये सारी चीजें बच जाएंगी। एक यहाँ चीज और है कि ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ देखा जाता है। जब हम ओवर फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देंगे, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सही हो जाएंगी, बैलेंस फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल फर्टिलाइजर का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। अब भारत में फर्टिलाइजर कंजम्पशन की अगर हम बात करेंगे तो यूरिया कंजम्पशन जो है ये 2023-24 में हमने देखा था सबसे ज्यादा हुआ था। फिशरलैंड जो मार्च 2024 में हुआ, यहां देखा गया कि यूरिया कंजम्पशन जो है वो 35.8 मिलियन टन यहां पे इस्तेमाल हुआ था। अब यहां पे नीम कोटेड यूरिया भी भारत में यूज होता है। तो जो कंजम्पशन है यूरिया का, जिसमें 46% जो है नाइट्रोजन होता है, एक्चुअली ये 2016 से 2017-18 के बीच वाले टाइम पे गिरा था। और ये था क्योंकि यहाँ पे सारे भी जितने भी यूरिया थे उनको नीम कोटेड होना यहाँ मैंडेटरी कर दिया गया था 2015 के बाद से। यही रीजन है कि ये थोड़ा सा कम हुआ था। नीम कोटिंग को इसीलिए चेक किया गया था ताकि जो इलीगल डाइवर्जन है, जो हाईली सब्सिडाइज्ड यूरिया का हम इस्तेमाल करते हैं नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, वो वहां पे ना जाए। जैसे प्लाईवुड में, डाई, कैटल फीड में सिंथेटिक मिल मेकर जो है वो इस यूरिया का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए भी एक रीजन है कि इसको नीम कोटेड कर दिया गया ताकि वो इसका इस टाइप से इस्तेमाल ना कर पाए। नीम ऑयल जो है सपोजली ये एक माइल्ड नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है। तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो नाइट्रोजन का भी यहाँ पे रिलीज करता है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इन टर्न जो है यूरिया बैग्स जितना पड़ेकर वहां पे जरूरत होती थी वो यहाँ डिक्रीज हो जाता था नीम कोटेड यूरिया को यूज करते हुए। अगर हम कंजम्पशन की बात करेंगे यूरिया का, तो ये पिछले देखा जाए तो 6 सालों में बढ़ा ही है। डिस्पाइट कंपलसरी नीम कोटिंग यूरिया था, गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिड्यूस किया बैग साइज को 50 से 45 केजी वो लेकर के आए मार्च 2018 में। लेकिन फिर भी लास्ट के 6 सालों में यूरिया का कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज ही हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं, यू हैव द डेटा 2013 से लेकर के जो यूरिया का कंजम्पशन है वो यहाँ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता दिख रहा है। डीएपी का जो है वो यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, देन अगेन फिर वो इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ वो इंक्रीज हुआ। ये डिसरप्शन है। एमओपी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। सो इस हिसाब से यहाँ चीज है, डिक्रीज इंक्रीज वो हो रहा है। एनपीकेएस की बात करेंगे तो यहाँ पे वो भी जो है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर आके वापस से वो फॉल हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ जो सल्फर या स्पेसिफिक जो सिंगल यूनिट फर्टिलाइजर होता है, स्पेसिफिक फर्टिलाइजर होता है, तो यहाँ पर उसका कंजम्पशन भी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज वाले फॉर्मेट में आता है। लेकिन यूरिया इकलौता है जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है। तो रिमेंबर दिस फॉर योर prelims that last decade में बेसिकली यूरिया कंजम्पशन हैव बीन इंक्रीजिंग स्टेडिली। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहला जो प्राइसेस है वो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। अगर हम प्राइसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर को लेकर के बहुत ज्यादा वर्सन हुआ है। खास करके यहाँ पे डीएपी के बाद डीएपी को अब न्यू यूरिया की तरह यूज किया जा रहा है। जो फार्मर्स हैं वो डीएपी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर करंट डीएपी का एमआरपी देखेंगे तो वो लगभग 1350 रुपए में मिलता है पर 50 केजी का बैग इसमें अवेलेबल कराया जाता है। और ये जो है ये एनपीकेएस के जो फर्टिलाइजर हैं, एनपीकेएस के फर्टिलाइजर की जो कीमत है वो लगभग इतना है। तो उसके मुकाबले ये थोड़ा सा यहाँ उनको सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए इसका ओवर यूज यहाँ हो रहा है। मोर ओवर यहाँ म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो बहुत अनअफोर्डेबल है। म्यूरेट ऑफ पोटाश की अगर मैं कीमत देखेंगे तो वो लगभग 1650 रुपए पर बैग है। तो ये फार्मर्स इसका थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं नाउ, और कंपनी भी इसको थोड़ा कम ऑपरेट करती हैं। यहाँ पर मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जिसमें पोटेशियम नहीं होता। वो जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जिसको ज्यादा यूज यहाँ किया जाता है उसका जो रेशियो है दैट इज 20:20:0:13 और इसी रेशियो में है एनपीकेएस। नाउ यहाँ जो के है या जो पोटैश है ये यहाँ पे 0 है क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है प्लांट को पेस्ट या डिजीज से बचाने के लिए। यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का जो है वो यहाँ पे कम इस्तेमाल होता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इसीलिए सिंपली फेल हो गई क्योंकि यहाँ पे यूरिया को उससे एक्सक्लूड किया गया था। यूरिया इंक्लूडेड नहीं था उसमें
यूरिया का जो एमआरपी है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और यहाँ पे माइन्यूट इंक्रीज प्राइस में देखा गया है। हमने देखा था कि ये 16.5% से लगभग इंक्रीज हुआ है न्यूट्रिएंट सब्सिडी के आने के बाद। यहाँ पे इंपोर्ट डेफिशिएंसी भी है, डिपेंडेंसी भी है। यहाँ इंडिया जो है हेविली इंपोर्ट पे डिपेंड रहता है, खास करके सारे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर के लिए। अब यहाँ पे चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो या इंटरमीडिएट हो या रॉ मटेरियल हो, जितने भी ग्लोबल प्राइसेस हैं वो यहाँ ज्यादा हैं। अब इससे जो कंट्री का जो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज है, जो हम यहाँ से रुपया बाहर भेजते हैं, वो ज्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। फर्टिलाइजर के कुछ टाइप होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। सिंथेटिक में नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर होता है, जिसमें यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। यहाँ पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में रॉक फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, ये सारी चीजें होती हैं। पोटाश फर्टिलाइजर में म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, सल्फेट ऑफ पोटाश होता है, पोटाश नाइट्रेट होता है, पोटेशियम मेटा फॉस्फेट होता है। ऑर्गेनिक में मैन्योर, कंपोस्ट, ह्यूमस का यूज करना, वर्मी कंपोस्ट जो हम अर्थवॉर्म की हेल्प से बनाते हैं, ब्लड मील, बोन मील, फिश मील, ये सारी चीजें। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में नेचुरल में आता है जिप्सम, लाइमस्टोन को क्रश करके या सल्फर रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। Now we have today's prelims practice question. The question says which of the following is not a primary nutrient required for the plant growth? Is it nitrogen, phosphorus, sulfur, or potassium? You can type the answers in the comment section. The relatives can note. Then we have today's main practice question. The question says examine the concept and the significance of balanced fertilization in the context of Indian agriculture. Discuss the nutrient-based subsidy system and its role in promoting balanced fertilization. So this was all about today's video session. I hope I understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.